सभी मित्रों का आपके अपने इस चैनल लक्ष्य टू द पॉइंट में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हमारा ज्योग्राफी का जो चैप्टर है लोकेशंस, बाउंड्री एंड बॉर्डर्स का तीसरी कड़ी है और आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत की सबसे विवादित सीमा की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मैकमोहन लाइन की, जो कि भारत और चीन के बीच की विवादित सीमा है और यह अरुणाचल प्रदेश में बनती है और प्रायः इस सीमा की वजह से भारत और चीन के आपसी संबंध, द्विपक्षीय संबंध या बायलैटरल रिलेशंस टेंशन में रहते हैं। तो क्या है यह सीमा, क्या है इसका विवाद, आज हम इसका बारीकी से परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहली चीज, जब हम इस सीमा की बात करते हैं तो यह खींची गई थी 1914 में। जी हां, 1914 में यह बॉर्डर खींचा गया था और यह समझौता हुआ था भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधियों के बीच में शिमला में 1914 अप्रैल के महीने में। ध्यान रखेंगे, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे सर हेनरी आर्थर मैकमोहन। वहीं पर तिब्बती प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे लाइचेन सत्रा और चीन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे इवान चेन। ध्यान रखेंगे, लाइचेन सत्रा और चीन के हैं इवान चेन। इन तीनों ने मिलकर के शिमला में इस समझौते को अंजाम दिया था 1914 में। नाउ अब इसके बाद हुआ क्या, विवाद क्यों उत्पन्न हुआ, अब इस पे चलते हैं। अप्रैल 1914 में यह संधि हो रही है, किंतु उसके बाद से जुलाई 1914 में चीन ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। जैसे ही यह समझौता हुआ, चीन का प्रतिनिधि यहां से वापस शंघाई गया, वहां की संसद ने उसे मानने से मना कर दिया और तब से लेकर के आज तक चीन इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जैसा हम इसकी पृष्ठभूमि में चल रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में चल रहे हैं कि यह समझौता आखिर हुआ क्यों और क्यों चीन इसे मानने से मना कर रहा है, फिर इस पे चर्चा करते हैं। तो जब हम इसके बैकग्राउंड में चल रहे हैं तो हम पाते हैं कि सबसे पहले हिस्ट्री में 1900 के आसपास जब ब्रिटेन का भारत पे पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया, यूं कहे कि 1857 के बाद से ही, तो ब्रिटेन नॉर्थ की तरफ बढ़ना चालू किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश काफी महत्वाकांक्षी होते हैं और एशिया और अफ्रीका के संसाधनों पर यूरोपीय देशों, खासकर ब्रिटेन की निगाह थी। तो अफ्रीका को जीतता हुआ, एशिया के देशों को जीतता हुआ वह नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, तो उसकी सीमाएं तिब्बत से लड़ी। इसी दौरान जाहिर सी बात है तिब्बतियों को खतरा महसूस हुआ ब्रिटिश इंडिया से। अंत में तिब्बत, जो कि पहले चीन के संरक्षण में हुआ करता था, वह चीन से सहायता मांगा और चीन से जब सहायता मांगा तो उस दौरान चीन में किंग डायनेस्टी हुआ करती थी। किंग डायनेस्टी के शासकों ने तिब्बत को मदद करने से मना कर दिया। मदद करने से मना क्यों किया? क्योंकि इसका मूल कारण है कि चीन का किंग डायनेस्टी का पतन हो रहा था और उसके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि अपने इस क्षेत्र की कोई सहायता कर सके। अब आपके दिमाग में होगा कि तिब्बत चीन का कैसे क्षेत्र है। वास्तव में तिब्बत एक पूरी तरीके से थियोक्रेटिक स्टेट था। थियोक्रेटिक स्टेट मतलब है कि जहां पे धर्मगुरु का शासन चलता हो। जी हां, दलाई लामा वहां के बौद्धिस्ट धर्मगुरु थे और साथ ही साथ तिब्बत के एक प्रकार से शासक बन बैठे थे 15वीं 16वीं शताब्दी से। उन पे किसी बड़े देश का हमला इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि वह धर्मगुरु हैं और साथ ही साथ चीन का शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो जब भी तिब्बत पे कोई कार्रवाई होती थी तो चीन के शासक ही तिब्बत की मदद करते थे। कुल मिलाकर शॉर्टकट में अगर हम समझें तो जो तिब्बत के शासक हैं वास्तव में शासक ना होकर के धर्मगुरु हैं और चीन के शासक वास्तविक शासक हैं। तो जिस प्रकार भारत वगैरह में होता है कि पुरोहितों को राजा दान दे दिया करते थे अपनी जमीनें और फिर उनसे कर की वसूली नहीं होती थी और पुरोहित एक प्रकार से सॉवरेन या ऑटोनॉमिक स्टेट में अपना शासन खुद करता था। लेकिन जब उन ब्राह्मणों पर, उन पुरोहितों पे कोई हमला होता था तो संप्रभु राजा ही उनकी मदद के लिए आता था। यही संबंध चीन के शासक और तिब्बत के दलाई लामा के बीच था। तो तिब्बत पे क्यों हस्तक्षेप चीन नहीं करता था? क्योंकि तिब्बत को वह स्वायत्त क्षेत्र मानता था और पवित्र भूमि मानता था और बाहरी आक्रमण जब भी तिब्बत पे होते थे वह मदद करने के लिए चला आता था, अदरवाइज ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था ना। अब क्या हो रहा है, तो 1900 के आसपास जब ब्रिटेन विस्तार कर रहा है तो इसकी सीमाएं मिल रही हैं तिब्बत से। तिब्बत के दलाई लामा ने चीन से सहयोग मांगा, लेकिन चीन का राजा जब कमजोर पड़ने लगा तो वह सहायता देने से पीछे हट गया, पतन की तरफ था किंग डायनेस्टी। अब ब्रिटेन से बचने के लिए तिब्बत के दलाई लामा क्या करेंगे? इन्होंने अब रसिया से मदद मांगी। जी हां, रूस से। उस समय रूस में जार का शासन था और निकोलस जार राजा हुआ करते थे। तो घटना की शुरुआत हो रही है 1900 से। जी हां, उस दौरान ब्रिटेन और रूस के बीच में एशिया पर नियंत्रण को लेकर के तनातनी भी चल रही थी। ब्रिटेन सेंट्रल एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था, जबकि रूस की हमेशा से नीति रही है कि एशिया में रूस, चीन के अलावा कोई दूसरी महाशक्ति दखलंदाजी ना करे।
1900 में तिब्बत ने अपने एक प्रतिनिधिमंडल को रूस भेजा, जार के दरबार में, निकोलस जार के दरबार में। निकोलस जार से सहायता मांगी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। हालांकि निकोलस जार ने सहायता करने से मना कर दिया या संधि करने से मना कर दिया, फिर भी उन्होंने एक नैतिक संरक्षण का आदेश दिया और काफी खिदमतदारी की तिब्बती धर्मगुरुओं की। उसके बाद क्या हो रहा है, डोजियर वापस आ गया, तिब्बत का प्रतिनिधिमंडल, और इसके बाद से ब्रिटिशर्स के मन में रूस को लेकर के और तिब्बत को लेकर के और संशय उत्पन्न हुआ। कैसा संशय था, इनको लगने लगा कि अगर तिब्बत कहीं ऐसा ना हो कि रूस के साथ गुप्त संधि कर लिया हो, यानी र्यूमर्स एंड एश्योरेंस का समय चल रहा है। तो ब्रिटिशर्स को यह भय सताने लगा कि कहीं अगर गुप्त संधि हो गई रूस की और तिब्बत की, तो ऐसी स्थिति में रूस का प्रभाव तिब्बत में बढ़ेगा, तो रूस की सीमाएं भारत से लड़ जाएंगी ब्रिटिश इंडिया से, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के हितों के लिए खतरा हो सकता है। और इस स्थिति को ग्रेट गेम बोला जाता था। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया, भारत की पहली सीमा में तो रूस और ब्रिटिश इंडिया के बीच या ब्रिटेन के बीच जो टकराव हो रहा है सेंट्रल एशिया में प्रभुत्व को लेकर के, वह ग्रेट गेम था। और इस ग्रेट गेम में अब तिब्बत उलझ रहा था। फिलहाल तिब्बत का भारत से कोई लेना देना नहीं था, ब्रिटिश इंडिया से लेना देना नहीं था। यह रूस से सहायता मांग रहा है और रूस केवल नैतिक समर्थन कर रहा है। लेकिन ब्रिटिशर्स, उनकी अपनी व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सेंट्रल एशिया में नियंत्रण को लेकर के वे काफी जागरूक थे। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिशर्स ने यह तय किया कि कुछ ना कुछ इसका हल निकाला जाना चाहिए और किसी ना किसी तरीके से तिब्बत को अपने प्रभाव में लिया जाए। फाइनली ब्रिटिश चिंताएं इतनी बढ़ गई कि लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत के साथ व्यापार का प्रस्ताव भेज दिया 1902 से 3 के बीच में। लेकिन तिब्बत के दलाई लामा ने ब्रिटिश प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स की नीतियों को वे इंडिया में या भारत में देख चुके थे। जब इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो अंग्रेजों की चिंताएं और बढ़ गईं और उनको लगने लगा कि इधर किंग डायनेस्टी का पतन हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से रूस के प्रभाव में चला जाए। फाइनली 1903 से 4 के बीच में अंग्रेजों ने उस पे सैन्य कार्रवाई की तिब्बत पे। जी हां, क्योंकि जार का बहुत ध्यान इधर नहीं है, यहां की राजनीति की तरफ, और जार मानते थे कि तिब्बत किसी न किसी रूप में चीन का ही हिस्सा है। नाउ अब यंग हस्बैंड की कार्रवाई और यहीं से ब्रिटिश इंडिया का प्रभाव बढ़ेगा तिब्बत में। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, छूटना नहीं चाहिए लास्ट तक पूरी कहानी, सीरियल वाइज। ऐसा लेक्चर आपने कभी सुना नहीं होगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है, यंग हस्बैंड की कार्रवाई हुई और यंग हस्बैंड सिक्किम के रास्ते से तिब्बत में प्रवेश किए, करीब करीब 3000 सैनिकों के साथ। गुरु में और यांगसे में तिब्बतियों के साथ इनकी युद्ध में तिब्बतियों की संख्या, बड़ी संख्या में तिब्बती मारे गए, करीब 2 से 3000। उसके बाद तिब्बत जब क्षतिग्रस्त हो गया और चीन मदद के लिए नहीं आया और जार शासक काफी दूर थे, तो फाइनली तिब्बतियों ने मजबूर होकर के ब्रिटेन के साथ संधि कर ली व्यापारिक। यह संधि लहासा संधि के नाम से जानी जाती है और यह लहासा संधि हुई 7 सितंबर 1904 को। अब यह तय हो चुका था कि ब्रिटिशर्स ही एशिया में सबसे बड़ी शक्ति हैं इस लहासा संधि के बाद, और तिब्बत पे उनके अलावा किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ना इस संधि के तहत तिब्बत ने ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार किया, साथ ही साथ उसने आश्वासन दिया ब्रिटिश इंडिया को और कर्नल यंग हस्बैंड को कि वह किसी भी रूप में रूस के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाएगा या विदेशी शक्ति को तिब्बत में प्रवेश नहीं करने देगा। लेकिन जब इसकी जानकारी चीन को लगी तो चीन काफी नाराज हुआ कि कैसे कोई विदेशी शक्ति आ करके उसके अपने संरक्षित क्षेत्र में हमारे धर्मगुरु से समझौता कर सकती है। धर्मगुरु किसी क्षेत्र का राजनीतिक प्रभुत्व का उत्तराधिकारी नहीं है या संधि करने का उत्तराधिकारी नहीं है। चीन ने इससे ब्रिटेन की काफी ज्यादा आलोचना की और ब्रिटेन को खत भी लिखा। फाइनली आगे चल करके 1906 में फिर संधि हो रही है। उस संधि में यानी 1904 वाली लहासा संधि में संशोधन करके कहा दिया गया कि अब तिब्बत के मामले पर ब्रिटेन, चीन और तिब्बत तीनों के प्रतिनिधि साथ मिल करके बातचीत करेंगे। अब देखें, अब बातचीत किस बात के लेकर के थी? बातचीत थी तिब्बत के राजनीतिक स्टेटस को लेकर के, यानी पॉलिटिकल स्टेटस क्या होगा तिब्बत का, क्योंकि इधर ब्रिटिश प्रभाव बढ़ रहा है और उधर चीन की किंग डायनेस्टी कमजोर पड़ रही है और रसिया ज्यादा इधर दिलचस्पी नहीं ले रहा है। फाइनली 1912 आते आते चीन में किंग डायनेस्टी का सफाया हो गया और चीन में लोकतंत्र या डेमोक्रेसी आ गई। लेकिन पूर्ववर्ती संधियों के प्रति तीनों वफादार बने रहे। लेकिन ब्रिटेन हर हाल में अपना एक बड़ा प्रभाव चाहता था। कहां पे? तिब्बत में। लेकिन चीन ब्रिटिश प्रवेश का विरोध कर रहा था। इन सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए
1914 में यह शिमला समझौता हो रहा है। ध्यान रखेंगे मुद्दा क्या है यहां पर समझौते का। सबसे पहला ब्रिटेन चाह रहा है कि तिब्बत मेरे कंट्रोल में रहे, चीन चाह रहा है, शॉर्ट में समझें, कि तिब्बत मेरा हिस्सा रहा है शुरू से, मेरे कंट्रोल में रहे। वहीं तिब्बत के धर्मगुरु चाह रहे हैं कि मैं दोनों के ही कंट्रोल में ना रह करके स्वायत्त रहूं। तो चलते हैं हम इस संधि को बारीकी से अब समझने की, यह संधि में क्या बातें निकल के सामने आई या क्या मेन एम था इस संधि का। तो सबसे पहला मेन एम, जैसा कि मैंने अभी बताया है, पॉलिटिकल स्टेटस तय करना। तो अप्रैल 1914 में फर्स्ट उद्देश्य की, फर्स्ट एम की पूर्ति हुई। क्या हुआ इसमें तिब्बत का? तो तिब्बत के दो टुकड़े कर दिए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेक्चर। दो, यह तिब्बत का विभाजन भी है। दो टुकड़े करके एक इनर तिब्बत बनाया गया जो कि चीन के तरफ वाला तिब्बत था, एक दूसरा आउटर तिब्बत बनाया गया जो भारत की तरफ वाला तिब्बत था। ध्यान रखेंगे, चीन के तरफ वाला तिब्बत जिसे कि इनर तिब्बत कहा गया, उस पे चीन का पूर्ण प्रभुत्व यानी कि टोटल कंट्रोल एक्सेप्ट कर लिया गया शिमला में बैठ करके। ध्यान रखेंगे यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसी स्थिति है, कन्वेंशन है, और तीनों प्रतिनिधियों ने मिलकर क्या तय किया कि इनर तिब्बत चीन का होगा। फिर उसके बाद अब हुआ कि आउटर तिब्बत किसका होगा। तो आउटर तिब्बत पे दलाई लामा को की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया गया कि नहीं, वहां के शासक दलाई लामा रहेंगे और दलाई लामा इंटरनल मामले पर स्वतंत्र रहेंगे। अपनी नीतियों पे, अपने देश पे सारे कानून व्यवस्था उन्हीं के चलेंगे, उन्हीं का धर्मतंत्र चलेगा, उन्हीं की व्यवस्था चलेगी, व्यापार नीति भी उन्हीं की चलेगी। लेकिन ब्रिटेन उनके 2-3 मामलों पे हस्तक्षेप करेगा, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति ब्रिटेन देखेगा, टेलीकम्युनिकेशन, डाक संचार ब्रिटेन देखेगा, और व्यापार नीति ब्रिटेन के साथ मिलकर के तय होगी। ये ठीक वैसे ही स्थिति में आ गए जैसे कि ब्रिटिशर्स जिन भारतीय राजाओं को यहां गुलाम नहीं बनाए थे 1857 के बाद, तो उनके साथ प्रिंसली स्टेट्स यूनियन बनाए। जैसे कि जम्मू कश्मीर का राजा है, निजाम हैदराबाद है, इन लोगों के साथ भी लगभग ऐसी ही संधि थी ब्रिटेन की कि आंतरिक मामले में वे स्वतंत्र रहेंगे और बाह्य मामले, विदेश नीति वगैरह ब्रिटिश देखेंगे। तो कुल मिलाकर एक स्वतंत्र रियासत के तौर पे ही थी, जैसे कि दूसरे भारतीय रियासत थे। तो इस प्रकार भारत की सीमाएं लगभग अब बढ़ रही हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन आ रहा कि आउटर तिब्बत और इंडिया का बॉर्डर क्या होगा। आउटर तिब्बत और इंडिया के बॉर्डर को तय करने के लिए ही मैकमोहन लाइन खींची गई, यानी कि तिब्बत देश जो कि जम्मू कश्मीर की तरह स्वतंत्र देश है, उससे डायरेक्ट जो ब्रिटिश इंडिया पड़ता था उसकी सीमा क्या होगी। तो यहां पर आर्थर हेनरी मैकमोहन खड़े हो रहे हैं और उसके बाद नक्शे के पास जा रहे हैं, वर्ल्ड मैप है, और वहां पे जो अरुणाचल प्रदेश वाली सीमा है वहां जा करके एक रेड पेन से निशान लगा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूरे सीमा का निर्धारण किस पे किसका कितना कंट्रोल, यह सब शिमला में बैठ के बंद कमरे में हो रहा है। और लाल पेन से जैसे निशान लगाया वैसे ही कहा कि यह क्षेत्र जहां पे ये लाइन खींची गई, दैट इज मैकमोहन लाइन एंड दैट इज द बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड आउटर तिब्बत। इसके इधर आउटर तिब्बत के लोग नहीं आएंगे, अपना दावा नहीं करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के इर्द गिर्द का या तवांग जिले आदि का क्षेत्र था। अब क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है, इस चीज को मैंने आईआर में बहुत डिटेल में पढ़ाया कि क्यों ये सारी बातें हुई, क्यों ये चीजें हुई। यहां पे मैं शॉर्ट में केवल बॉर्डर डिस्प्यूट पढ़ा रहा हूं, तो ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो सीमा तय हो गई। तो कुल मिला के अब क्या हल निकला, एक इनर तिब्बत जो चीन का हुआ, एक आउटर तिब्बत जो स्वायत्त रहेगा, और एक इंडिया और आउटर तिब्बत की सीमा बनी जहां से ब्रिटिश इंडिया का शासन होगा। तो ये तो पॉलिटिकल स्टेटस तय हो गया तिब्बत का कि किस क्षेत्र पे चीन, किस क्षेत्र पे स्वायत्तता। नाउ लेकिन आउटर तिब्बत की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास आई, अब भारत के पास आई, यानी ब्रिटिश इंडिया के पास आई तो भारत के पास आई। अगली कड़ी में हम क्या देखते हैं, आज की स्थिति क्या है। वर्तमान में देखा जाए तो चीन इसे स्वीकार नहीं करता है 14 के बाद से ही। क्यों नहीं स्वीकार करता है कि चीन कहता है कि यह जो समझौता हुआ था इसमें भारत की, ब्रिटिश इंडिया और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ जो तिब्बत के प्रतिनिधि थे उनका नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कोई भी समझौता संप्रभु राष्ट्रों के बीच होता है और तिब्बत चीन का अधीनस्थ राज्य था। तो अधीनस्थ राज्य कैसे अपने मामले में 1904 की संधि कर सकता है, लासा संधि, बिना मालिक से पूछे। कोई पुरोहित या कोई शासक, जैसे कि मैं ही आप हूं, कश्मीर मामले पर बिना भारत सरकार से पूछे कैसे मैं और आप साइन कर सकते हैं। तो संप्रभु स्थिति नहीं है, इसलिए मैं उस संधि को नहीं मानता। फिर ध्यान रखेंगे, फिर चीन क्या कहता है। 47 के बाद से चीन ने यह विवाद चालू कर दिया कि मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। अंत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में आकर के चीन के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व यानी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और पंचशील समझौता किया, जिसके बाद से उन्होंने आउटर तिब्बत पर चीन के हेजेमोनी को स्वीकार कर लिया। यह बहुत बड़ी भूल थी पंडित
नेहरू की। जाहिर सी बात है, जो आउटर तिब्बत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पे थी, और 1950 के बाद चीन में फिर एक बार लोकतंत्र परिवर्तित होता है, कम्युनिज्म आता है, और चीनी शासक माओ ने आउटर तिब्बत पे हमला कर दिया। तो बचाने की जिम्मेदारी भारत की थी, भारत ने उसे बचाया नहीं, बदले में जाकर के चीन के साथ संधि करके आउटर तिब्बत पर भी चीन के कंट्रोल को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब है कि अब आउटर तिब्बत पे जो ब्रिटिश इंडिया खुद निर्णय लेती थी, और वह निर्णय बाद में आजादी के बाद भारत को मिला। अब भारत डायरेक्ट कोई निर्णय नहीं लेगा आउटर तिब्बत पे, चीन से पूछ कर लेगा। बार बार रिवाइज कर रहा हूं ताकि चीजें आपसे भटकने ना पाए। अंत कुल मिला के भारत ने अपने अधिकार त्याग दिए आउटर तिब्बत से। इसकी इंग्लैंड द्वारा काफी आलोचना हुई 55-56 में। खैर, हमें अब लगने लगा था कि चलो तिब्बत कभी हमारा रहा ही नहीं है, शुरू से चीन के संरक्षण में रहा है, तो ऐसी स्थिति में चीन के साथ हम शांतिपूर्ण संबंध बना लेंगे। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। बदले में चीन ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा। जी हां, 1962 की लड़ाई हुई। अब आपके दिमाग में होगा कि जब आउटर तिब्बत पे हमने चीन की प्रभुता स्वीकार कर लिया था और अपने पुराने अधिकारों को त्याग दिया था, तो चीन ने हमला क्यों किया? चीन ने कहा कि जब इंडिया 1954 में पंचशील समझौते के तहत एक्सेप्ट कर लिया है कि आउटर तिब्बत किसका हिस्सा है, चाइना का हिस्सा है, ऐसी स्थिति में जो आउटर तिब्बत के हिस्से ब्रिटिश इंडिया में गए थे, अब वो इंडिया लौटा दे। क्योंकि 1904 की संधि में आउटर तिब्बत का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में आ गया था, खासकर त्वांग डिस्ट्रिक्ट। इस पे आईआर में चर्चा करेंगे, यहां करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल अब इसका आउटकम क्या निकला? उसने मैकमोहन लाइन को क्रॉस कर दिया और कहा कि मैं इस रेखा को नहीं मानता हूं। आगे चल करके देखा जाए तो चीन अगला क्लेम क्या कर रहा है कि इसमें एक और बड़ी कमजोरी थी कि इसका ऑन ग्राउंड सर्वे नहीं हुआ था कि कहां से किसकी रेखाएं खींची जाएंगी। और अगला उसने क्या कहा कि जो यहां के लोकल कबीले हैं, ट्राइब्स हैं तिब्बत के, वे चीन के साथ हमेशा से रहे हैं, चीन को ही अपना शासक मानते रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश इंडिया ने उन ट्राइबल्स की भावनाओं को नजरअंदाज किया है। तो कुल मिला के 4-5 बातें वह बताता है जिसकी वजह से वह इस सीमा को नजरअंदाज कर रहा है। फाइनली कुल मिलाकर के इसको लेकर के हमेशा भारत चीन उलझे रहते हैं। 86 में उसने फिर भारत के एक हिस्से पे कब्जा किया और आगे उसके सैनिक बढ़ाए। इसी को लेकर के 2020 में गलवान घटना हुई। हालांकि गलवान घटना जम्मू एंड कश्मीर में हुई, लेकिन मूल मुद्दे में यह विवाद बना रहा मैकमोहन लाइन को लेकर के। अब हम मैकमोहन लाइन की वैश्विक स्थिति को अगर समझने की कोशिश करें तो क्या चीजें पाते हैं? तो सबसे बड़ी चीज पाते हैं कि 2023 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सीनेट ने अपने यहां एक प्रस्ताव पारित किया और जिसमें उसने एक्सेप्ट किया कि मैकमोहन लाइन वैलिड लाइन है। चीन जो यूएनएससी में या यूएन में मेंबर है तो इसी वजह से है क्योंकि वह पूर्व की संधियों को स्वीकार कर चुका था। ऐसे में चीन को मैकमोहन लाइन भारत की और चीन के बीच की वास्तविक सीमा या आउटर तिब्बत की वास्तविक सीमा मानना ही होगा। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और फिर मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग या रोचक मुद्दे के साथ आऊंगा अगली कड़ी में। और फिर हम देखते हैं भारत की तीसरी सीमा यानी कि 1947 में जो सीमा बन करके सामने आई उससे जुड़े हुए क्या विवाद है। फिर इसके बाद ज्योग्राफी के पर्सनल लेक्चर्स की शुरुआत करूंगा। ये आईआर और ज्योग्राफी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी के लिए। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।